गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आज 20 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो यहाँ पे वोट्स हैं वो एक ही फेज के अंदर यहाँ पे डाले जाएंगे एंड 23 नवंबर को इसका नतीजा जो होगा हमारे सामने देखने को मिलेगा। अब महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की जो फेज 1 के बाद जो सीट्स बची थी उनके अंदर भी आज चुनाव होगा। इसके अलावा बाईपोल्स होंगे, जैसे केरला के अंदर वायनाड वाला जो एरिया है, राइट। उसके अलावा पंजाब के अंदर यूपी की 9 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए भी आज ही यहाँ पे आपको चुनाव देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना, यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा किस तरह से जो बहुत ही ज्यादा कॉन्टेस्ट था वो बहुत ज्यादा हीटेड रैलीज वहां पे देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स भी इस्तेमाल करे गए जो काफी अपने आप में डिवाइसिव थे। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस कर पाओगे तो ईडी की तरफ से भी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गया, उनके द्वारा यहाँ पर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा के जो पैसा था उसको यहाँ पे सीज किया गया है, जो कि एक तरह से इलेक्शंस के अंदर लगाया जा रहा था। इनफैक्ट ना, कल की ही न्यूज है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है ना, विनोद तावड़े जी, उनको भी यहाँ पर देखा गया काफी सारे पैसों के साथ। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी यहाँ पे उल्लंघन किया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे अवेलेबल थे जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो यानी कि ना, इस पर्टिकुलर पूरे इलेक्शंस के अंदर ही आपको नोटिस करने को मिलेगा कि काफी सारे पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारी रैलीज के अंदर हर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर काफी सारे कम्युनल वायलेंस हो गया, कम्युनल पोलराइजेशन हो गया, इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो देखो, उम्मीद यही रहेगी कि ये सब जो चीजें होती हैं जहां पर लोगों को डिवाइड किया जाता है, ये सब चीजें ना हो। प्लस एट द सेम टाइम जो वोटिंग हो वो एक तरह से डेवलपमेंट एंड विकास के मुद्दों पे होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिस्कशन डेट है आज की 20 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। देखो, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है ना, उन्होंने एक बात बताई है कि जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक, ये वाला जो आपका मैरीटाइम कॉरिडोर है ना, ये अब ऑपरेशनलाइज हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पर इसके माध्यम से हम अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, जिसमें आपका ऑयल, फूड, मशीन्स आज के समय के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ना इसको और डिटेल में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक्चुअल में अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर पिक्चर के अंदर लेके जाऊं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मान लो ये है जैसे हमारा भारत एंड ये है रशिया। ठीक है, भारत से अगर हमें कोई रशिया में सामान भेजना होता है ना, तो एक तो रूट है ये वाला, ये जो पूरा का पूरा सुएज कनाल वाला जो रूट है, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा रूट है सुएज कनाल वाला, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पहली बात तो ये लंबा रूट है, 8,675 नॉटिकल माइल्स के आसपास का, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सुएज कनाल के ऊपर काफी सारा आप जानते हो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपका चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो आपका मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसके माध्यम से जो आपका रूट है, पहली बात तो वो छोटा हो जाएगा, आराम से आप इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर मूव कर पाओगे एंड जो भी एसेंशियल्स होंगे बहुत जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग ना आधा रह जाएगा रूट। जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में 40 दिन लगते थे, ये लगभग आधे दिनों के अंदर ही उसको यहाँ पे आपको कंटेनर को यहाँ पे पहुंचा देगा। तो बहुत अच्छा चीज आपको ये देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो आपका रूट था, इसको साइन किया गया था 2019 के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और साथ साथ जब वो विजिट करे थे व्लादिवोस्तोक रशिया में, तब यहाँ पे दोनों देशों के बीच में साइन हुआ था। आप नोटिस कर पाओगे व्लादिवोस्तोक रशिया का लार्जेस्ट पोर्ट है पैसिफिक ओशन में एंड 50 किलोमीटर दूरी पे है फ्रॉम द चाइना रशिया बॉर्डर। और ये पूरा जो रूट है लगभग 5,600 नॉटिकल माइल्स आपको लॉन्ग देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये दोनों देशों के बीच डिस्टेंस है वो कम करेगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे बीच में सी ऑफ जापान आ जाता है, फिर आगे जाके आपका साउथ चाइना सी आ गया एंड फिर आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे जो मलक्का स्टेट के थ्रू पास करता हुआ बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार वाले रीजन में यहाँ पे उसके थ्रू मूव करता हुआ फाइनली ये चेन्नई में यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में जिनको आपको आइडिया होना चाहिए था। अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जो काफी न्यूज में रहता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। थोड़ा सा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पिछले साल जब नई दिल्ली के अंदर G20 समिट हुआ ना, उस समय इसको साइन किया गया था IMEEC को। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे जैसे भारत के अंदर आपको मुंबई पोर्ट हो गया या यहाँ पर आपको मुंद्रा हो गया, राइट। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है किसके साथ, आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये रही आपकी गल्फ कंट्रीज, यहाँ पे इनके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और ये कनेक्ट होगा कैसे, आपके एक शिपिंग रूट के माध्यम से। तो यानी कि गुजरात को, मुंबई को यूएई के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर बीच में आपके रेल नेटवर्क रहेगा, जिसके माध्यम से आपका यूएई हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, राइट,
उन सबको कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ? इजराइल का ये जो हाइफा पोर्ट है इसके साथ। ठीक है, इजराइल के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। फिर आगे जो मेडिटेरियन सी है उसके माध्यम से यहाँ पर जो रूट होगा वो यूरोप की तरफ होगा। यहाँ पर आपको ग्रीस के अंदर आपको पायरेस जो हैगा वहां पे आपको सी रूट के माध्यम से कनेक्टिविटी मिल जाएगी एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे यूरोप के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्टिविटी चलो एक चीज है, ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर नॉर्दर्न कॉरिडोर, ये वाला ईस्टर्न कॉरिडोर है आपका, ठीक है, और ये वाला आपको आगे जाके जो गल्फ को यहाँ पे यूरोप के साथ कनेक्ट करता है ये नॉर्दर्न कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा। बट इसके साथ ही साथ ना हम यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन को भी बेहतर कर रहे हैं। उसके लिए अंडर सी जो है वो आपकी केबल्स भी बिछाई जाएंगी, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम जो पाइपलाइंस है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइंस, ताकि एक तरह से हमारी जो ग्रीन एनर्जी है उसको हम यहाँ पर प्रमोट कर पाएं। तो लास्ट ईयर इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये कुछ बातें भी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो जो हमारे सीएजी हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको यहाँ पे उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है एंड उनकी जगह के ऊपर जो नए सीएजी हैं के संजय मूर्ति जी, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना सीएजी की, तो आप जानते होंगे कि इनकी जिम्मेदारी क्या रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये देखने के लिए कि क्या सही ढंग से पैसा खर्च किया गया या नहीं करा गया, क्या इंटेंशंस थी, क्या प्रॉपर ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक इश्यूज क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप की, वहां पर हमें नोटिस करने को मिला किस तरह से काफी सारा जो पैसा था, जो इक्विपमेंट्स थे, उनको गलत तरह से उनके प्राइजेस दिखाए गए एंड उस वजह से एक तरह से वहां पे स्कैम किया गया। इस तरह से आपका कोल स्कैम वगैरह थे, ठीक है, उसके अंदर बात करेगी। अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, उसके अंदर यहाँ पे सीएजी ने कैसे दिखाया था कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं एंड ऐसा दिखाया जा रहा है कि मोबाइल नंबर 0000 सबका लिख दिया गया, राइट। उस तरह से फेक लोगों को यहाँ पे इलाज कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर ये बात करी गई। ये सारे जो अलग अलग स्कैम्स की बात कर रहा हूँ, ये किसने यहाँ पे सामने लेकर आया? ये कोई नहीं बल्कि सीएजी ही का जो पोजीशन है उनके द्वारा ही ये चीजें करी गई। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ये दरअसल में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो कि आपके आर्टिकल 148 के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। अगर आप संविधान में चलोगे ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये रहा आपका आर्टिकल 148। ये बात करता है कि देयर शैल बी अ सीएजी ऑफ इंडिया, जिनको अपॉइंट करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। एंड इनको रिमूव किया जा सकता है उसी मैनर के अंदर जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। बाकी आप और चीजें भी पढ़ सकते हो, पर मेजर चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं। आर्टिकल 148, 49 आपकी ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करता है। आर्टिकल 150 प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है फॉर गवर्नमेंट अकाउंट्स कि क्या उनका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे आपकी कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, कंपनीज अपना पीएल एंड स्टेटमेंट बताती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे होता है? वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने सुना होगा इस चीज के बारे में। उसी तरह से हमारे जो अलग अलग सरकारें हैं वो कैसे अपना अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगी, तो उसके लिए भी जो फॉर्मेट होता है ना, वो यहाँ पर सीएजी ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट जी को एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जी फिर अलग अलग गवर्नमेंट्स को ये चीजें बता देते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 151 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ये आपका आर्टिकल 151 में देखने को मिल जाएगा। देखो जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ना एक बात कही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस जो क्रिएट कर रहे हैं वो दैट इज द ऑफिस ऑफ सीएजी, क्योंकि एक तरह से ना पैसों का वॉचडॉग कौन है? वो आपका सीएजी ही है। क्योंकि एक तरह से देखो सरकार को कटघरे में खड़े करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कहाँ पे पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कि सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसलिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है, जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कोई ऑफिस नहीं था, हाँ था। जब 1860 के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, जब इनको ऑडिटर जनरल की तरह यहाँ पे इनको रीडेजिग्नेट किया गया था। जो अकाउंटेंट जनरल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनको एज अ ऑडिटर जनरल की तरह यहाँ पे रीडेजिग्नेट किया गया था। तो यानी कि प्री इंडिपेंडेंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इनको गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड और आप चीजें यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे। एक्चुअल में ना आप नोटिस करोगे यहाँ पर ना संविधान के अंदर ही एक बात लिखी गई है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा ना क्या किया जाएगा? एक लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो भी इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी वो यहाँ पे बताई जाएंगी। बाकी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो डिपार्टमेंट है, उनके भी ये हेड की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो पार्लियामेंट ने इसके माध्यम से एक लॉ बनाया, सीएजी एक्ट 1971। उस एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है? उस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि इनकी जो 65 ईयर्स तक की एज या 6 ईयर का टेन्योर, ये इनका ओवरऑल टेन्योर रहेगा। जो भी पहले हो जाता है अकॉर्डिंग उनको फिर रिटायर करना पड़ता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको लेटर लिख के। इसके साथ साथ इनको रिमूवल करने का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जज के थ्रू जैसे उनको रिमूव किया था, सेम रिमूवल का तरीका इनके लिए भी है। इसके साथ साथ इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, सर्विस कंडीशन है, वो पार्लियामेंट के द्वारा
यहाँ पे डिटर्मिन करी जाती हैं एंड उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो चार्ज रहती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे वोटिंग नहीं होती। इससे इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर रहती है। बाकी जो गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, पब्लिक एंटिटीज को ऑडिट करना, एक तरह से फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग इनका एडवाइजरी रोल है। ठीक है, रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं तो वो बताते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिगार्डिंग एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम करना भी कैग का ही रोल रहता है। अब अलग अलग तरह के यहाँ पे ना आप नोटिस कर पाओगे कैग में अलग अलग तरह के ऑडिट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है आपका कंप्लायंस ऑडिट हो गया कि क्या प्रॉपर रूल्स वगैरह हो गया, रेगुलेशंस हो गया, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बेसिकली ना इसको ही आप लीगल भी कह सकते हो। बेसिकली देखा जा रहा है कि जो पैसा जिस चीज के लिए ये दिया गया था, क्या उसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकते हैं कि क्या आप लोगों ने सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई चीज़ आसानी से अवेलेबल थी, ठीक है, आपने बहुत महंगे में उस चीज़ को अवेलेबल करवाया। ऐसा कुछ मतलब कुछ गड़बड़ घोटाले होते हैं। क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि आपने क्यों पैसा लेना था, क्या वो आउटकम अचीव हुआ या नहीं हुआ, राइट। इस तरह से फाइनेंशियल ऑडिट्स हो गया, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह ये सबमिट करते हैं तो इनकी पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें इंडिया के सीएजी की और बात करें यूके के सीएजी की तो थोड़ा सा फर्क होता है। देखो यहाँ पर ना एक वर्ड है कॉम्प्ट्रोलर, राइट। इंडिया में आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में कॉम्प्ट्रोलर की तरह एक एक्ट नहीं करते। यूके में दोनों होते हैं, कॉम्प्ट्रोलर भी ऑडिटर जनरल भी। नाम भले सीएजी है पर इनका काम मोस्टली एजी वाला रहता है, सी वाला काम नहीं रहता। अब आप पूछेंगे मतलब क्या है इस चीज का। देखो पहली बात तो ना यहाँ पे यूके में पता क्या होता है, कोई भी पैसा विड्रॉ करना होता है वहां पर इनसे अप्रूवल लिया जाता है सीएजी से। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एक्स पोस्ट फैक्टो है, यानी कि सारा का सारा खर्चा हो गया उसके बाद इनको दिखा जाएगा भाई ये हमने खर्चा किया है। तो यानी कि इनका पैसे के ऊपर ज्यादा से नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, वेरएज यूके के अंदर वो हाउस ऑफ कॉमन्स के ही मेंबर होते हैं। और सीएजी के पास इंडिया के अंदर अगर हम बात करें थोड़ी सी लिमिटेड ऑटोनॉमी है, वेयर एज यूके के अंदर ऑटोनॉमी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे ये कुछ फर्क आपको सीएजी ऑफ इंडिया एंड यूके के अंतर आपको पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है रेड हेडेड वल्चर साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कासरगोड। देखो कासरगोड केरला के अंदर यहाँ पर ना वल्चर को देखा गया, रेड हेडेड वल्चर को, और ये अपने आप में काफी एक अच्छी बात है। एक्चुअल में ना वल्चर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपके कारकेसेस होते हैं उनको यहाँ पे खाते हैं, राइट, और एक तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारी फूड चेन के अंदर। वल्चर्स या रेड हेडेड वल्चर्स को आप एशियन किंग वल्चर या पॉन्चेरी वल्चर के नाम से जान सकते हो। एक्चुअली इंडिया में अगर हम बात करूँ ना तो यहाँ पर 9 अलग अलग तरह के वल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर हो गया, स्लेंडर बिल्ड वल्चर हो गया, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। उसी तरह से एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी रेड हेडेड वल्चर। इनका आपको ध्यान में रखना है कि इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पिछले कुछ सालों के अंदर ना वल्चर्स की पॉपुलेशन में काफी कमी आई है। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है एक ड्रग जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। अब दरअसल में जो ड्रग है ना ये कैटल में इस्तेमाल करी जाती है, राइट। अब कैटल में ये इस्तेमाल करी जाती है, बाद में जब ये कैटल की डेथ हो जाती है तो आप जानते होंगे कि जो वल्चर्स है इनके ऊपर फीड करते हैं। अब वल्चर्स जब इनके ऊपर फीड करते थे ना तो वल्चर्स की जो किडनीज हैं इस पर्टिकुलर डाइक्लोफिनेक ड्रग की वजह से ये फेल हो जाती हैं, और उस वजह से वल्चर्स की बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हमें डेथ देखने को मिली लेट 1990s और अर्ली 2000 के बाद। उस समय जब हमें पता लगा फिर हमने यहाँ पे डाइक्लोफिनेक का जो यूज था उसको काफी हमने खत्म कर दिया। पर अगर आप नोटिस कर पाओगे सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, इन एरियाज के अंदर भी बहुत ही मैसिव लेवल पे डिक्रीज हुआ है वल्चर का। और जैसे मैंने कहा वल्चर का किसी जगह पे पाना एक अच्छी बात होती है, और अगर ये नहीं पाएंगे इट मीन्स कि इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़े हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। बाकी मैंने आपको जैसे बता दिया कि अलग अलग स्टेटस है 9 अलग अलग तरह की वैरायटीज का वल्चर्स का, वो आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर भी, राइट। और जो आपके रेड हेडेड वल्चर हैं इनको रेड हेडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो हेड होता है ना वो आपको रेड कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये डार्क मीडियम साइज वल्चर होती हैं, ठीक है। बेयर रेडिएशन का हेड होता है, नेक फ्लैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड साथ साथ इनका जो वेट होता है 5 किलो के आसपास, एंड एवरेज लेंथ लगभग 80 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं पर कई बार यहाँ पर ये अपने मेट के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेंट्रल इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, एंड कुछ केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो नवंबर और जनवरी के बीच में ब्रीडिंग करते हैं। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे आईयूसीएन स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट।
अगला हमारा दोस्तों टॉपिक है G20 समिट इन रियो डी जनेरियो। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर मुद्दे को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो पिछले साल की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर, आप सब लोगों ने G20 का एक्सपीरियंस किया होगा दिल्ली के अंदर ना। काफी बड़े लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे G20 को लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम G20 समिट को होस्ट कर रहे थे। दरअसल में होता क्या है ना, G20 के अंदर ना एक ग्रुपिंग कह लो, ट्रायो का करके होता है, ग्रुपिंग भी नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली ना G20 का कोई सेक्रेटरीट नहीं होता प्रॉपर। तो जो आपकी ना पिछले साल वाली कंट्री, करंट साल वाली कंट्री और फ्यूचर कंट्री जो होती है, यही मिलकर ना क्या करती हैं, यही मिलकर एक तरह से ट्रेओ का फॉर्म करती हैं। जैसे पिछले साल 2023 में कौन था, इंडिया था। अब इस बार कौन है, इस बार है हमारा ब्राजील। और अगले साल कौन होने जा रहा है, 2025 की बात करूं, दैट विल बी साउथ अफ्रीका। तो आज के समय कोई आपसे पूछे कि G20 ट्रेओ का में कौन कौन है, तो ये 3 कंट्रीज इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये G20 समिट हो रहा है रियो डी जनेरियो के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसको यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है वो अपने आप में काफी अच्छी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 10 साल के अंदर भारत ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उसी तरह से किस तरह से हम 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, हमारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके माध्यम से 55 करोड़ लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताई गई। थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं कि G20 आखिर बना कैसे। देखो आप लोगों को पता होगा कि पहले ना एक ग्रुपिंग होती थी जिसका नाम था G6। ठीक है, ये जो आपको मैं 6 देश हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये दरअसल में G6 का मेंबर थे। ठीक है, बाद में इन्होंने G7 के अंदर कनाडा को भी ऐड कर दिया एंड उस वजह से ग्रुपिंग बन गई G7। बाद में रशिया को भी ऐड किया गया तो ग्रुपिंग बन गई थी G8। हालांकि रशिया के साथ थोड़ी दिक्कतें आई, जैसे स्पेशली अगर हम बात करूं क्रीमिया एनेक्सेशन वगैरह, उसके बाद इन्होंने इसको हटा भी दिया था 2014 के आसपास। ठीक है, तो G7 G8 तो हमें पता है। अब G7 की जब हम बात करते हैं ना, तो आप नोटिस कर पाओगे यार, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, राइट। और डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप ने नोटिस किया 1998 के अंदर, 1997 1998 के अंदर इन्होंने नोटिस किया कि यार नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ना उस समय एशियन क्राइसिस आया था, तो इन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के होने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने ना एक ग्रुपिंग साथ में ऐड ऑन कर ली G20। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज तो थे ही थे, प्लस साथ ही साथ आपके डेवलपिंग देश भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि एक तरह से ना दुनिया के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिजॉल्व कर पाए। जब ये स्टार्टिंग में G20 बना, उस समय इसके अंदर आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स और आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, ये सब देश आपको देखने को मिल जाएंगे एडिशनली। और बेसिकली आज के समय 19 तो देश हैं, राइट। और साथ ही साथ आपका यूरोपियन यूनियन है एंड प्लस पिछले साल तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें एंट्री दिलवा दी है। तो ये बातें आपको पता है। तो पहले जब स्टार्ट हुआ 97-98 के अंदर, तो फाइनेंस मिनिस्टर और आपके जो बेसिकली आपके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे वो थे। ठीक है, 97-98 के अंदर ये हुआ और 1999 में हमने G20 को फॉर्म कर दिया। पर बाद में हम 2008 का हमने क्राइसिस भी देखा, जो 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस वक्त हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो भी यहाँ पे उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जी वो सब भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो उस तरह से 2009 के अंदर ये प्रीमियम फोरम बन गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के रिगार्डिंग। तो पहली बात तो आपको इसकी मेंबर कंट्रीज पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको इसका जो बैकग्राउंड था वो तो एक्सप्लेन कर ही दिया। अब यहाँ पर ना शेरपास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पिछले साल भी G20 के अंदर ना, जब हमें अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना था, हमें यहाँ पे जो G20 का डॉक्यूमेंट साइन करवाना था, तो शेरपास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ कांत जी पिछले साल एक शेरपा थे, तो उन्होंने अलग अलग देशों के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के अंदर क्या इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर हमें साइन करवाने हैं, वो सारे मुद्दों के ऊपर आपस में कोऑर्डिनेशन करने में शेरपा ट्रैक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक फाइनेंस ट्रैक होता है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यहाँ पे लीड करते हैं। अलग अलग तरह के फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज को यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और ये जो भी आप डिसाइड करते हैं ना, ये नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है, यानी कि जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात करें, देखो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा डेवलपिंग कंट्रीज भी है, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। तो दुनिया का लगभग 85% ग्लोबल GDP यही रिप्रेजेंट करते हैं और 75% ग्लोबल ट्रेड भी आपको यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। एक और दोस्तों हमें टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में। देखो दरअसल में ना स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इंडिया की एक जो सैटेलाइट है, जिसका नाम क्या है आपका GSAT-20, या फिर GSAT इसको N2 के नाम से भी आप जान सकते हो। ये वाली जो आपकी सैटेलाइट थी ना, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अब आप पूछोगे सर हमने खुद क्यों नहीं किया, ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू क्यों किया?
क्योंकि दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की, तो यहाँ पर इस सैटेलाइट का जो वेट है ना वो लगभग 4700 किलो है। बहुत ही बड़ी है, बहुत ही हैवी सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया का जो खुद का जो इंडिजिनियस हैवी लिफ्ट रॉकेट है वो है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। वो यहाँ पर कैपेबल नहीं है इतने बड़े सैटेलाइट को कैरी करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे हमने ना स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, पर इस सैटेलाइट के माध्यम से होगा क्या? देखो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ना, ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, वीडियो ट्रांसमिशन हो गया, ऑडियो ट्रांसमिशन हो गया, राइट, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस मिशन की लाइफ रहेगी 14 साल। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम ये जो के बैंड की बात हुई है ना कि यहाँ पे ये के बैंड की सैटेलाइट है, दैट मीन्स कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 27 से 40 गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे 32 स्पॉट बीम्स होंगे। कुछ एरियाज के अंदर अच्छे से और भी ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। हाई थ्रूपुट कैपेसिटी रहेगी 48 गीगाबाइट पर सेकंड की। एंड इसका मेजर जो फोकस रहेगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां पर अच्छे से इंटरनेट को प्रोवाइड करना आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में और रखनी है कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है किसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। देखो दरअसल में NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक होली ऑन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको 2019 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि PMO के अंदर आता है। अब यहाँ पर ना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पता क्या करता है, अलग अलग एंटिटी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ इसरो की सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए हो सकती हैं, राइट, उस तरह की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर उसके लिए कमर्शियल जो आर्म है ना वो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपकी सैटेलाइट जो इंडियन सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजी गई है ना, इसको कौन कंट्रोल करेगा, वो आपका NSIL ही करेगा। तो इसका काम क्या रहता है, अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स में यहाँ पे एंगेज करना, मार्केटिंग करना अलग अलग चीज़ों की, ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम सैटेलाइट डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे देखता है। तो ये बातें आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में पता होनी चाहिए। यही है जो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यहाँ पे ओन एंड ऑपरेट कर रहा है। अब आ जाते हैं अपने MCQs की तरफ। आज आपके सामने 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जो है दैट इज विद रिगार्ड्स टू रेयर अर्थ मेटल्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा US इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के बारे में। अभी रिसेंटली ट्रंप बने हैं, मतलब बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, डेफिनेटली ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था माइक्रो बीट्स के बारे में। देखो माइक्रो बीट्स की जब हम बात करते हैं ना तो आप जानते होंगे 1 मिलीमीटर से भी कम के जो आपके सॉलिड प्लास्टिक आपके पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं वो बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोबीट्स। अब माइक्रोबीट्स को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंक्लूडिंग आपका आपकी जैसे आप जो फेशियल क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, आपके फेस वॉश वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर भी बहुत मैसिव लेवल के ऊपर उनके इस्तेमाल होता है। इवन आपके टूथपेस्ट वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं, कि टेक्सटाइल्स वगैरह के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। एंड बाद में जब कहीं ना कहीं ये क्या होता है, माइक्रोबीट्स ना आपके पानी के माध्यम से ड्रेन होते होते कहाँ पे चले जाते हैं, ये आपके वाटर इकोसिस्टम के अंदर चले जाते हैं, मेरीन इकोसिस्टम के अंदर। एंड वहां पर जाकर ये क्या करते हैं, आपकी जो फिशेज वगैरह हैं उनको ये मतलब उन वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो माइक्रोबीट्स अपने आप में बहुत ही मेजर खतरा है मरीन इकोसिस्टम के लिए, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था विद रिगार्ड्स टू स्कॉलर्स या जो लिटरेचर्स हैं आपके एंशियंट इंडिया के। तो ये एक आसान क्वेश्चन, अगर आपको चीजें पता होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कालिदास जी की, तो कालिदास एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे एंशियंट इंडिया में। कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त टू या फिर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके अंदर तो ये थे, डेफिनेटली ये बात तो करेक्ट है। उस तरह से अगर मैं बात करना अमर सिन्हा जी की, ये भी दरअसल में जो विक्रमादित्य जी का जो कोर्ट था ना, उसी में 9 जेम्स में से एक थे। तो ये जो बात हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में आपकी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अमर सिन्हा कहाँ पे थे, ये गुप्ता एरा को बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन तो आपके क्या है, ये पोस्ट गुप्ता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों पहले स्टेटमेंट की, जब हम बात करते हैं पाणिनि और पुष्यमित्र शुंगा की, तो दरअसल में जो पाणिनि है ना वो आप नोटिस कर पाओगे वो 4th सेंचुरी हो गया, 7th सेंचुरी हो गया, राइट, उस टाइम की यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो आपस में रिलेशनशिप बनाया गया है पाणिनि और पुष्यमित्र सिंगा के रिगार्डिंग, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में काफी इनकरेक्ट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी का अगर आपको टाइम याद होगा ना, कि जैसे पुष्यमित्र शुंगा जी ने शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था बृहद्रथ को मार के, राइट, 185 BC के अंदर। तो वहीं से आपका कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ये दोनों का मैच गलत है, क्योंकि पाणिनि 6 to 4 सेंचुरी CE में अंदर देखने को मिलते हैं, और इनका टाइम पीरियड यहाँ पे अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता चाहिए। तो पहला दोनों इनकरेक्ट थे, तीसरा सही था, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी C, 3 ओनली इज द राइट आंसर।
इसके अलावा अगर हम बात करें ARINAP, एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, ये क्या है दोस्तों? पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ना इंडिया ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है। दरअसल में भारत की जो ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है। इसका मतलब क्या होता है? देखो कई बार पता क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने मान लो कुछ इकोनॉमिक क्राइम ये करके या ड्रग्स वगैरह के थ्रू क्या कर लिया, कुछ ना कुछ अपने एसेट्स बना लिए। अब हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपस में मिलकर ये जो एसेट रिकवरी एफर्ट्स हैं उनको हम बेहतर कर पाएं एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि विजय माल्या हो गया या फिर ऐसा कुछ किसी ने भी कोई गलत तरह से मतलब अपने एसेट्स बनाए हों एंड उसको रिकवर करने में दिक्कत आ रही हो। वो तभी हम दिक्कत को सॉल्व कर पाएंगे जब हम साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एशिया पैसिफिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसी का है ARINAP। ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन है? दैट इज ईडी, डिपार्टमेंट सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था CAQM के बारे में, तो ये तो आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 5 मैक से ज़्यादा ही होती है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें नाइजीरिया, ये लैंडलॉक कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।